हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नोटिफाइड एग्जेम्प्टेड सर्विस के कौन सा ऐसा सर्विस है जिसमें जीएसटी नहीं लगेगा। तो आज उस सिलसिले में हम देखेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जेम्पशन लिस्ट ऑफ अबाउट द सर्विस। ठीक है, तो दोस्तों आइए आज हम देखते हैं। सबसे पहला लिस्ट में देखेंगे। गैस देखिए, आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विस में एग्जेम्प्टेड लिस्ट में क्या क्या चीज़ आता है। ठीक है, तो आइए गाइस आज देखते हैं कि बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड एग्जेम्पशन लिस्ट में क्या क्या सर्विस आता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले कुछ सर्विस है जो एग्जेम्प्टेड है, जिसमें से हम बोलेंगे कि अगर आरबीआई, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ सर्विस देता है तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी को भी कुछ भी सर्विस दे तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। सर्विस बाय आरबीआई, अगर सर्विस रिसीव करता है, आरबीआई अगर किसी से सर्विस रिसीव करता है तो वो टैक्सेबल है। आरबीआई दे सर्विस तो एग्जेम्प्टेड है। अगर आरबीआई को कोई दे, दैट मीन्स आरबीआई किसी से सर्विस ले तो वो टैक्सेबल है। एक्सेप्ट आरबीआई, अगर कोई सर्विसेज रिसीव बाय आरबीआई फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर वो आउटसाइड इंडिया से कोई सर्विस ले इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर वो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के लिए कोई सर्विस लेता है तो वो सर्विस क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के को मैनेजमेंट के लिए अगर कोई सर्विस आउटसाइड इंडिया से अगर वो लेता है तो वो सर्विस एग्जेम्प्टेड होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आरबीआई किसी को सर्विस दे तो वो एग्जेम्प्टेड है, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आरबीआई को कोई अगर सर्विस दे तो वो टैक्सेबल होगा। लेकिन एक सर्विस जो आरबीआई दूसरों से ले वो सर्विस एग्जेम्प्टेड होगा। जैसा कि अगर वो फॉरेन कंट्री से इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर कोई सर्विस लेता है तो वो एग्जेम्प्टेड होगा, अदरवाइज टैक्सेबल है। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, अगर कोई बैंक अगर डिपॉजिट देता है, ठीक है, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, तो ये भी क्या होगा, तो ये भी आपका एग्जेम्प्टेड है। लोन्स और एडवांसेस के बारे में बोलता है कि डिपॉजिट, लोन और एडवांसेस, ठीक है, सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांसेस, तो ये सब कम बैंक किसी को लोन देता है, एडवांस एक्सेस देता है या डिपॉजिट देता है तो इस सिलसिले में तो जीएसटी नहीं लगेगा। एक्सेप्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, चेक डिसऑनर चार्जेस, बैंक कमीशन, तो ये सब में जीएसटी लगता है। देखिए दोस्तों, तो आइए और एक बार शुरू से देख लेते हैं कि सबसे पहला बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विस में सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि आरबीआई अगर किसी को सर्विस देता है, ठीक है, तो वो सर्विस एग्जेम्प्टेड है। अगर कोई आरबीआई को देते हैं तो वो टैक्सेबल है। आरबीआई किसी को दे तो एग्जेम्प्टेड है। आरबीआई को कोई और दे तो वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर आरबीआई की सर्विस रिसीव करता है आउटसाइड इंडिया से इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो वो एग्जेम्प्टेड है। अगर बैंक किसी को डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस देता है तो ये भी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, चेक डिसऑनर चार्जेस, उसके बाद बैंक कमीशन, ये तीन चीज़ में क्या है कि आपका जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो और क्या है, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, इंटरेस्ट और फिनेंशियल लीज, इसमें भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद में और किस में जीएसटी नहीं लगेगा, ये दो चीज़ में जीएसटी लगता है। ठीक है, पहले देखिए एक चीज़ है। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्विसेज बाय एन एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2000 इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर ये बात बोलता है कि अगर देखिए बहुत सारा ये हम लोग जाते हैं अगर शॉपिंग मॉल को, अगर वहाँ कुछ पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर अगर हम कुछ ख़रीदते हैं तो अगर पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उनका ग्रीन नहीं रहता है, स्वाप सिस्टम रहता है। ठीक है, जो भी कोई दूसरे बैंक का स्वाप सिस्टम रहता है। ठीक है, तो यही बात बोलता है कि जो जिस बैंक का स्वाप सिस्टम वहाँ पर मशीन रखते हैं तो उसको बोलते हैं एक्वायरिंग बैंक। जिस बैंक का रखते हैं उसे एक्वायरिंग बैंक बोलते हैं। अगर
मेरे पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, अगर मैं 2000 के अंदर का अगर शॉपिंग करता हूँ और वहाँ पर स्वाप मशीन के थ्रू अगर मेरा अमाउंट डिडक्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं उनको स्वाप मशीन के थ्रू मेरे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देकर अगर मैं मेरा पेमेंट करता हूँ अप टू 2000, तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। अगर 2000 से 1 रुपया भी अगर ज़्यादा पेमेंट होता है तो होल के ऊपर में जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ये है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक एंड ऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलर। देखिए अगर एक चीज़ है कि अगर एक बैंक दूसरे बैंक के साथ या बैंक या ऑथराइज डीलर के साथ में अगर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा, एक्सेप्ट इफ़ ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक एंड इंडिविजुअल। तो बैंक अगर इंडिविजुअल के साथ, अगर मैं बैंक को गया कुछ करेंसी अमेरिकन करेंसी ख़रीदना है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जीएसटी लगेगा। तो अगर बैंक और अगर जब ऑथराइज डीलर या बैंक के साथ में अगर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, डिवेंचर, फिक्स डिपॉजिट, तो ये सब के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है गाइस। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा। सबसे आइए और एक बार देखते हैं। तो देखिए बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है, क्या सर्विस टैक्सेबल है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस अभी किए थे, फिर और एक बार डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आरबीआई अगर किसी को सर्विस देता है तो वो एग्जेम्प्टेड है, अगर आरबीआई को कोई थर्ड पर्सन देता है तो वो टैक्सेबल है। अगर आरबीआई को कोई थर्ड पर्सन, दैट मीन्स अगर वो थर्ड पर्सन आउटसाइड इंडिया का हो, अगर वो कुछ सर्विस देता हो, वो सर्विस इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, तो वो एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांसेस, तो इस रिलेशन का जो सर्विस है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। तो टैक्सेबल क्या है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, चेक डिसऑनर चार्जेस, बैंक कमीशन, ये टैक्सेबल है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल लीज, ठीक है, ये भी क्या है टैक्सेबल है। उसके बाद एग्जेम्प्टेड क्या क्या सर, जो एक्वायरिंग बैंक का मैं बात बोलता हूँ कि जो शॉपिंग मॉल का बोला अप टू 2000, ठीक है, तो वो भी क्या है एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद में बोलते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बिटवीन द बैंक एंड ऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलर होता है या बैंक होता है तो वो एग्जेम्प्टेड है। अगर नॉर्मल इंडिविजुअल के थ्रू अगर करता है तो वो टैक्सेबल है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, डिवेंचर, फिक्स डिपॉजिट, ये सब जो होता है वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। उसके बाद में सेल ऑफ शेयर, सिक्योरिटी, डिवेंचर, बॉन्ड्स, नो जीएसटी, उसमें जीएसटी नहीं लगता है। रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट में भी जीएसटी नहीं लगता है। ब्रोकेज ऑन शेयर एंड सिक्योरिटी टैक्सेबल होता है, ठीक है। जो ब्रोकेज चार्जेस देखो शेयर सिक्योरिटी पे नहीं लगता है, शेयर सिक्योरिटी पे नहीं लगता है, ठीक है, जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन उसे ब्रोकरेज में लगता है, ये ब्रोकरेज में लगता है, ठीक है। तो उसके बाद में सेल ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, अगर हम सेल ऑफ अनसिक्योर्ड लोन को अगर मैं सेल करता हूँ तो उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो होता है वो शेड्यूल थर्ड का एक एक्टिविटी है जो एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन तो शेड्यूल थर्ड के अंदर आता है, तो एक्शनेबल क्लेम कैटेगरी के अंदर आता है अनसिक्योर्ड लोन, तो उसमें उस अनुसार से उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो लेकिन शेड्यूल थर्ड का एक एक्सेप्शन है एक्शनेबल क्लेम का, जो एक्शनेबल क्लेम आता है लेकिन उसमें जीएसटी लगता है, जैसा कि गैम्बलिंग हो, बेटिंग हो, जीबीएल गैम्बलिंग बेटिंग लॉटरी, जीबीएल में टैक्सेबल होता है, लेकिन जीबीएल के थ्रू गैम्बलिंग बेटिंग लॉटरी के थ्रू और जो भी एक्शनेबल क्लेम होता है शेड्यूल थर्ड के अंडर में तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। होप के आपको उम्मीद है कि समझ गए होंगे, तो बहुत अच्छे अंदाज से आप समझे होंगे। देखिए और एक बार मैं बोल देता हूँ, देखिए गाइस, तो बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज में आप फटाफट हमारे साथ रिवीजन कीजिए। देखिए आरबीआई अगर किसी को कुछ सर्विस देता है तो वो सर्विस जो है एग्जेम्प्टेड है। अगर कोई थर्ड पर्सन आरबीआई को दे तो टैक्सेबल है, ठीक है। अगर कोई थर्ड पर्सन आरबीआई को देता टैक्सेबल है, लेकिन थर्ड पर्सन अगर आउटसाइड इंडिया में हो, अगर इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अगर वो कुछ सर्विस देता है तो वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। उसके बाद में सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स और एडवांसेस, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, चेक डिसऑनर चार्जेस, बैंक कमीशन, ये टैक्सेबल है। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल लीज, ये भी क्या है टैक्सेबल है। सर्विसेज बाय एन एक्वायरिंग बैंक, सर्विसेज बाय एन एक्वायरिंग बैंक का जो अभी बात हुआ था कि अगर जो स्वाप सिस्टम होता है जो वहाँ पर जाकर करते हैं तो अप टू 2000 तो एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक एंड ऑथराइज डीलर और बैंक होता है तो वो क्या है एग्जेम्प्टेड है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, डिवेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, तो वो क्या होगा तो एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद में बोलता है कि सेल ऑफ शेयर सिक्योरिटी, डिवेंचर बॉन्ड्स, तो नो जीएसटी, ठीक है। तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में जीएसटी नहीं लगता है। ब्रोकरेज और ऑन
शेयर्स एंड सिक्योरिटीज टैक्सेबल और ब्रोकेज में टैक्स लगता है। सेल ऑफ अनसिक्योर लोन एक्शनेबल क्लेम होता है आज पर जो शेड्यूल 3 के अनुसार तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन शेड्यूल 3 का 3 आइटम है, जैसे एक्शनेबल क्लेम का 3 आइटम है, जीबीएल गैम्बलिंग बेटिंग लॉटरी, तो उसमें जी टैक्सेबल लगता है। ठीक है, तो गाइस फिर से दूसरी सर्विस देखेंगे। पहला सर्विस देखें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद चैरिटेबल एक्टिविटी का देखेंगे कि चैरिटेबल एक्टिविटी का कुछ सर्विसेज है जो सर्विसेज भी एग्जेम्प्टेड लिस्ट में आता है। ठीक है, जिसमें से जीएसटी नहीं लगता है। सबसे पहला होना चाहिए जो चैरिटेबल जो भी एंटिटी है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार से वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो बाय ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी उसका वो जो चैरिटेबल एक्टिविटी के तहत वो 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके अगर होता है तो वो एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि चैरिटेबल एक्टिविटी क्या होता है। कि देखिए, चैरिटेबल एक्टिविटी मीन्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ। चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ऐसा एक्टिविटी होते हैं जो पब्लिक हेल्थ के लिए भी वो मैंने कुछ काम करे, जैसा कि केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन का केयर और काउंसलिंग करे, और पर्सनस अफेक्टेड विद HIV और एड्स में अगर कोई जो पर्सन अफेक्टेड है उसका भी केयर और काउंसलिंग करे। उसे पर्सन एडिक्टेड विद नैक्रोटिक्स ड्रग्स और अल्कोहल, अगर पर्सन इसमें भी अगर एडिक्टेड है तो उसका भी केयर और काउंसलिंग करे। सबसे पहला केयर और काउंसलिंग करना है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड। उसके बाद में होता है पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो वो क्या बोलता है कि मैंने वो अवेयरनेस फैलाए प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए हमारे दो, और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन के लिए, HIV इन्फेक्शन के प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस फैलाता है। ठीक है, तो अगर ये काम करता है तो वो भी क्या होता है, चैरिटेबल एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बोलता है कि एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। ठीक है, अगर ये भी काम देता है रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर जाता है, इस दायरे के अंदर जाता है। ठीक है, तो किस दायरे के अंदर, चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर जाता है। उसके बाद में ओल्ड एज होम रन बाय गवर्नमेंट और चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट। अगर ये जो अगर एक्टिविटी है, ये भी होता है, मैंने ओल्ड एज होम को भी कैरी करता है। दैट मीन्स द मैंने जो वृद्धाश्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ये वृद्धा आश्रम को भी अगर रन करता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, चैरिटेबल एक्टिविटी बोलेंगे। बशर्ते कि प्रोवाइडेड वो सेक्शन 12AA के अनुसार से रजिस्टर्ड होना चाहिए, 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है, बस एक ही पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट थी कि ये एक चैरिटेबल एक्टिविटी होना चाहिए। उसके बाद 12AA के अनुसार से रजिस्टर्ड होना चाहिए। सबसे पहला बात है, क्या बात है, चैरिटेबल एक्टिविटी में चैरिटेबल एक्टिविटी होना चाहिए, 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ये दो काम होता है तो उसका जो सर्विस देता है वो एग्जेम्प्टेड सर्विस होगा। ठीक है, अभी फिर से फिलहाल हम देखते हैं कि चैरिटेबल एक्टिविटी, अभी मैं बोला कि चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या है, वो जो सर्विस देता है उसका एक्टिविटी क्या होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ, क्या केयर काउंसलिंग किसका करना चाहिए, टर्मिनली इल पर्सन अफेक्टेड विद HIV और एड्स में जो पर्सन HIV और एड्स में पर्सन अफेक्टेड हैं उनका भी केयर और काउंसलिंग करे। पर्सन एडिक्टेड विद नैक्रोटिक्स ड्रग्स और अल्कोहल, इसमें भी अगर कोई पर्सन एडिक्टेड है उनका भी केयर और काउंसलिंग करे। उसके बाद बोलता है कि और चैरिटेबल एक्टिविटी का क्या काम क्या होता है, तो मतलब पब्लिक में अवेयरनेस फैलाए और प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन के लिए भी वो अगर अवेयरनेस फैलाता है। ठीक है, तो इसको भी हम मान के चलेंगे चैरिटेबल एक्टिविटी है। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। ठीक है, उसके बाद में ओल्ड एज होम के रन बाय गवर्नमेंट और चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट। ठीक है, अगर जब मैंने अगर ओल्ड एज होम अगर ये चलाता है, ठीक है, ओल्ड एज होम को चलाना, इसको भी हम क्या बोलेंगे, तो इसको भी हम चैरिटेबल एक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, सर्विसेज टू रेसिडेंट, ये सर्विस चैरिटेबल, ये जो ओल्ड एज होम जो है वो किसको ये सर्विस देना चाहिए, ये रेसिडेंट को होना चाहिए। और एज उसका कितना होना चाहिए, एज अराउंड 60 होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 60 और मोर होना चाहिए, उससे लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगेंस्ट कंसिडरेशन ऑफ, अगर वो कुछ कंसिडरेशन से ले लेकिन वो
25,000 पर मंथ पर मेंबर। एक मेंबर उसका खाना रहना सब इंक्लूडिंग है 25,000 में, ठीक है। तो पर मंथ पर मेंबर से पर मंथ 25,000 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा होता है तो टैक्स लगेगा। अप टू 25,000 अगर लेता है, एज होना चाहिए 60 ईयर और मोर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में रेसिडेंट होना चाहिए। तो इस सिलसिले में ये भी चैरिटेबल एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। देखिए गाइस, तो अभी आप फिर देखेंगे चैरिटेबल एक्टिविटी में अगर कोई रेंटिंग ऑफ रूम्स वेयर चार्जेस आर। देखिए अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी है, ठीक है, तो उसका अगर जब कोई रूम अगर वो रेंट में देता है पर डे, अगर अप टू 1,000 अगर लेता है तो वो एग्जेम्प्टेड है। रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडप और ओपन एरिया, अगर जब वो कोई ओपन एरिया मंडप वगैरह अगर उसका है, अगर वो कुछ किराए में देता है, रेंटिंग में देता है पर डे, अगर 10,000 अप टू 10,000 अगर चार्ज करता है तो वो एग्जेम्प्टेड है। रेंटिंग ऑफ शॉप्स वेयर चार्जेस आर 10,000 पर मंथ, अगर उसका कोई शॉप होता है, ठीक है, अगर उसका कोई दुकान घर वगैरह होता है, ठीक है, तो मार्केट कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें पर दुकान अगर जब वो 10,000 पर मंथ अगर चार्ज करता है अप टू 10,000 तो वो भी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। पहला रेंटिंग ऑफ रूम का बात बोलता है, ठीक है, रेंटिंग ऑफ रूम पहला बोलता है, रेंटिंग ऑफ रूम के बारे में बोलता है। उसके बाद में बोलता है रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल्स, कल्याण मंडप और ओपन एरिया चार्जेस अप टू 10,000 पर डे, ठीक है। रेंटिंग ऑफ शॉप्स वेयर चार्जेस आर अप टू 10,000 पर मंथ, ठीक है। शॉप्स में पर मंथ चार्ज होता है, मंडप वगैरह में पर डे के हिसाब से, जो एक रात में 10,000 ऐसा होता है। उसके बाद रेंटिंग ऑफ रूम्स, अगर जब वहाँ कोई आते हैं तो कोई अगर जब रात में ठहरना चाहते हैं, ठीक है, जो INN इन जो होता है, ठीक है, जो इन होता है, ठीक है, तो उसमें रात में ठहरने का भी होता है। अगर अप टू 1,000 अगर होता है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। देखिए गाइस, अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी, गाइस देखिए अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी अगर कुछ सर्विस इंपोर्ट करता है इन रिलेशन टू चैरिटेबल एक्टिविटी, ठीक है, अगर वो रजिस्टर है, वो चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार से है तो वो सर्विस एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है। अगर देखिए गाइस, अगर कोई भी चैरिटेबल एंटिटी अगर फॉरेन कंट्री से कुछ सर्विस रिसीव करता है तो क्या होगा, एग्जेम्पशन होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। लेकिन बशर्ते कि वो चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर अंडर सेक्शन 12AA होना चाहिए। हाउएवर OEDR सर्विसेज एंड इम्पोर्ट सी फ्रेट आर टैक्सेबल। क्या OEDR सर्विस जो भी है, आप OEDR सर्विस भी देखेंगे हमारे क्लास में, ठीक है। OEDR सर्विसेज बहुत अच्छी तरीके से हम समझाए हैं, ठीक है, आप देखेंगे हमारी क्लास में OEDR सर्विसेज के बारे में। OEDR क्या होता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस रिट्राइवल, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज। तो OEDR सर्विसेज एंड इम्पोर्ट हाँ, तो देखिए OEDR सर्विसेज और इम्पोर्ट सी फ्रेट आर टैक्सेबल, ठीक है। तो इम्पोर्ट सी फ्रेट जो होता है, सी जो इम्पोर्ट करता है सी फ्रेट जो होता है वो भी टैक्सेबल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सबसे ऊपर में बोलता है कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटी, अगर चैरिटेबल एंटिटी के द्वारा अगर कोई भी सर्विस इम्पोर्ट होता है इन रिलेशन टू चैरिटेबल एक्टिविटी, ठीक है, अगर वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए एज पर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो वो सर्विस क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। लेकिन OEDR सर्विस सी फ्रेट इम्पोर्ट सी फ्रेट जो सर्विस होता है, जो चार्ज होता है, आज टैक्सेबल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है, देखिए दोस्तों, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट या नहीं तो रिलीजियस ट्रस्ट अगर कुछ अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, अकोमोडेशन या सर्व फूड खाना देता है या ड्रिंक्स देता है, कुछ पीने का देता है अगेंस्ट कंसिडरेशन, वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। देखिए अगर जो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट अगर कोई अकोमोडेशन देता है या सर्व फूड खाना देता है, जैसा अबोहड़ा बोलते हैं पूरी जगन्नाथ टेम्पल पे जो दिया जाता है भोजन, तो उसको प्रसाद बोला जाता है, ठीक है, वो विथ कंसिडरेशन दिया जाता है, ठीक है। तो जैसा है अकोमोडेशन और अकोमोडेशन का अगर जब मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट अगर कुछ प्रोवाइड अकोमोडेशन करता है या सर्व फूड करता है या ड्रिंक्स या कुछ पीने का देता है अगेंस्ट कंसिडरेशन, तो उसमें अगर कुछ चार्ज लगाता है तो वो टैक्सेबल होगा। उसके बाद बोलता है होल्डिंग ऑफ फिटनेस कैंप्स और क्लासेस सच एज दोज इन एरोबिक्स, डांस और म्यूज़िक एक्सेट्रा टैक्सेबल है।
अगर जब ये भी चीज़ अगर कुछ देता है, जैसा कि मैंने फिटनेस कैंप्स जैसा जिम सेंटर वगैरह खोला हो, या एरोबिक्स का कुछ सर्विस प्रोवाइड करता हो, या डांस सर्विस देता हो, या म्यूज़िक म्यूजिकली कुछ सर्विस देता हो, ठीक है, या म्यूज़िक सिखाना वगैरह सब होता है, या डांस सिखाने का सर्विस देता हो, एरोबिक्स सिखाता हो, ठीक है, ये सब सर्विसेज टैक्सेबल है। तो गाइस, आप होप के उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग ऐसे ही पर डे डेली वाइज में हम आपको दो दो या तीन तीन एग्जाम्शन लिस्ट आपको बताएंगे, इजी वे में बताएंगे, नोट्स करके बताएंगे। दोस्तों, आप हमारी मदद करिए। तो आप अगर हमारी मदद करेंगे, अगर पढ़ कर आएंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा, और हम आपके लिए भी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे, क्लासेस लाएंगे, ताकि आप हमारी क्लास देखकर आप भी अपना कैरियर भी बना पाएँ। थैंक यू दोस्तों, आज इतने में हम रखते हैं। थैंक यू।